ठीक है। तो कांग्रेस को एक प्रकार से बच्चे, ठीक है ना, कांग्रेस व्यवस्था को ही भारतीय दलीय प्रणाली क्या होता था, बोला जाता था बच्चे। दूसरी चीजें ध्यान में रखना है बच्चे कि कुछ स्कॉलर जो हैं वो कांग्रेस की प्रकृति को देखते हुए कांग्रेस को छाताधारी दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाताधारी दल। तो किसी ने कभी ये शब्द सुना है कि छाताधारी दल किसको बोला जाता है? अम्ब्रेला पार्टी, इंग्लिश में उसको अम्ब्रेला पार्टी बोलते हैं बच्चे। तो कांग्रेस को कुछ स्कॉलर और कुछ विचारक जो थे बच्चे वो छाताधारी दल बोलते थे। तो क्यों कांग्रेस को छाताधारी दल बोला जाता है, इसके बारे में किसी को पता है कुछ? सारी पार्टियां आती, हाँ, अलग अलग विचार रखने वाले लोग थे, अलग अलग मत रखने वाले लोग थे, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले थे। इस वजह से बच्चे कांग्रेस को छाताधारी दल बोला जाता है, अम्ब्रेला पार्टी बोला जाता है बच्चे। और कांग्रेस जो था वो छाताधारी दल, यानी कांग्रेस को तुम बोल सकते हो उसकी प्रकृति को देखकर कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिकल पार्टीज थी। कांग्रेस को हम पूरी तरह से बोल सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक पार्टी थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में सभी दलों में सभी मतों को रखने वाले, सभी अलग अलग मतों को रखने वाले लोगों को कांग्रेस क्या करती थी, अपने यहाँ जगह देती थी बच्चे। अलग अलग जाति के जो लोग थे उनको अपने यहाँ क्या करती थी, जगह देती थी। अलग अलग विचार जो रखने वाले थे उन्हें भी अपने पार्टी में क्या किया जाता था, जगह दिया जाता था बच्चे। इसलिए कांग्रेस को हम लोग छाताधारी दल बोलते हैं बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी बच्चे? ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में जब आओगे बच्चे तो वहां पे रजनी कोठारी का एक स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेकर। ये सीधा पेपर में तुमसे स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है कि भारत में कांग्रेस के विघटन से ही अनेक दलों का निर्माण हुआ है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई है? तो बच्चे ये स्टेटमेंट रजनी कोठारी ने दी थी। रजनी कोठारी ने बोला कि भारत में जो कांग्रेस दल था बच्चे, उसी कांग्रेस दल से बाकी के दलों का एक प्रकार से क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ था। इसलिए ठीक है ना, रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी ने बोला कि भारत में जितने भी आप दल देख रहे हैं उन सभी दलों का निर्माण कांग्रेस के विभाजन के वजह से हुआ है। और ये उन्होंने अपनी बुक द कांग्रेस सिस्टम 1964 में लिखी थी। कांग्रेस सिस्टम जो 1964 है बच्चे, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अनेक दलों का जो निर्माण हुआ है वो कांग्रेस के विभाजन के वजह से हुआ है। तो पेपर में तुमसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे कि ये विचार किसके द्वारा दिया गया है कि कांग्रेस के विभाजन से अनेक दलों का निर्माण हुआ है बच्चे। तो ऑप्शन में तुम्हें रजनी कोठारी को क्या करना है, टिक करना है। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चे कि भारत में कांग्रेस विघटन से अनेक दलों का निर्माण हुआ, ये स्टेटमेंट या ये वाक्य हमें किस किताब में देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है बच्चे? द कांग्रेस सिस्टम। तो द कांग्रेस सिस्टम जो बुक है वो रजनी कोठारी के द्वारा क्या की गई थी बच्चे, लिखी गई थी। तो रजनी कोठारी ने द कांग्रेस सिस्टम 1964 लिखी थी और उसी में उन्होंने बताया था बच्चे। ये लाइन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे जब आओगे बच्चे तो 1952 से लेकर, माइक ऑफ कर लेना राजकमल, 1952 से लेकर 1967 तक बच्चे, राजकमल माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। 1952 से लेकर 1967 तक बच्चे, 1952 से लेकर भारत में पहला आम लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो 52 में हुआ था। ठीक है, तो पहली सरकार का गठन 52 में हुआ था। तो संघ में भी कांग्रेस का शासन था बच्चे और राज्यों में भी कांग्रेस का ही शासन था। और 52 से लेकर 1967 तक बच्चे संघ और राज्य दोनों जगह पे कांग्रेस ही क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। विपक्ष में भी कांग्रेस के ही लोग थे बच्चे। इस चीज को देखते हुए कुछ विचारक ने
कांग्रेस के बारे में कमेंट किया और कमेंट करते हुए ये बोला कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा है। ठीक है, यानी 1952 से लेकर 1967 तक एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा, यानी सिंगल डोमिनेंट पार्टी, सिंगल डोमिनेशंस। सिंगल जो डोमिनेशंस था बच्चे वो किसका था? कांग्रेस का था। यानी कांग्रेस संघ में भी कार्य कर रही थी और राज्यों में भी कार्य कर रही थी। कब तक उसने कार्य किया था? 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक। और एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है ये समझ लो। यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है बच्चे, संघ में भी कांग्रेस का शासन है, राज्यों में भी कांग्रेस का शासन है, तो इसको भी तुम क्या बोल सकते हो? एक दलीय प्रभुत्व। दूसरा, एक दलीय प्रभुत्व की परिभाषा क्या हो सकती है? संघ के पक्ष में, संघ में जो कांग्रेस थी बच्चे वो रूलिंग पार्टी में भी थी, रूल भी कर रही थी, शासन भी कर रही थी, और विपक्ष में भी कौन लोग थे? कांग्रेस के ही लोग थे बच्चे। इसको भी एक दलीय प्रभुत्व का ही उदाहरण बोला जाता है, सिंगल डोमिनेशन पावर। सिंगल डोमिनेशन पावर का मतलब यह है कि रूल भी मैं ही कर रहा हूं और अपोजिशन में भी मैं ही बैठा हूं, तो उसको एक दलीय प्रभुत्व बोला जाता है बच्चे। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पेपर में आता है कि एक दलीय प्रभुत्व क्या है बच्चे, तो एक दलीय प्रभुत्व का उदाहरण किस दल को दिया जाता है, तो वहां पे उदाहरण में बच्चे बताना है कि कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व का उदाहरण माना जाता है। और एक दलीय प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि रूलिंग में भी वही पार्टी शासन कर रही है और विपक्ष में भी वही पार्टी क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है बच्चे। तो उस दल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दलीय प्रभुत्व बोला जाता है बच्चे। और एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व जो था वो कब तक था? 1967 तक बच्चे। और 1967 के बाद से धीरे धीरे राज्यों में गैर कांग्रेसीय शासन आना शुरू होता है बच्चे। जो राज्यों में गैर कांग्रेसी शासन का निर्माण जो शुरू हुआ था बच्चे, वो 1967 के बाद हुआ था। ये तुम्हें क्या करना है? ध्यान में रखना है। 1967 से पहले केंद्र में भी कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस थी। 1967 के बाद बताना है बच्चे, केंद्र में तो कांग्रेस थी लेकिन राज्यों में अब कांग्रेस का प्रभाव जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और क्षेत्रीय जो दल थे बच्चे उनका प्रभाव क्या होना शुरू हो गया? बढ़ना शुरू हो गया बच्चे। 1967 के बाद से राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव क्या होना शुरू होता है बच्चे? बढ़ना शुरू होता है बच्चे। आई बात समझ में? आगे आओगे बच्चे, मोरी जोन्स हैं, ये भी एक इस विचारक है, राजनीतिक विचारक हैं। मोरी जोन्स ने भारतीय दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व प्रधान प्रणाली के रूप में वर्णित किया है। ये सीधा स्टेटमेंट पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व प्रधान प्रणाली के रूप में किसने वर्णित किया है बच्चे? तो मोरी जोन्स। और भारतीय दलीय प्रणाली को मॉरिस जोन्स जो है बच्चे, मॉरिस जोन्स जो हैं वो एक दलीय प्रभुत्व प्रधान प्रणाली क्यों बोल रहे हैं? तो उसका जवाब है क्योंकि सिर्फ भारत के दलीय प्रणाली में सिर्फ कांग्रेस का ही बच्चे क्या था? प्रभाव था बच्चे। इसलिए उन्होंने, मोरिस जोन्स ने बोला कि भारतीय दलीय प्रणाली जो है वो एक दलीय प्रभुत्व प्रधान प्रणाली है बच्चे। और उन्होंने जब ये व्याख्या कर रहे होंगे बच्चे, वो व्याख्या कब कर रहे होंगे? 1952 से लेकर 1967 के अंदर, क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही शासन केंद्र में भी देखा जा रहा था, राज्यों में भी देखा जा रहा था, और पूरे भारतीय दलीय प्रणाली में एक ही दल का प्रभाव जो था वो सबसे अधिक था बच्चे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी। तो ये सीधा स्टेटमेंट पेपर में पूछा भी है बच्चे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पिछले साल जब एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का पेपर हुआ बच्चे, उसमें पूछा था कि भारतीय दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो बच्चे वहां पे जो नाम टिक किया गया था वो मॉरिस जोन्स जो था, वो उसका क्या था बच्चे? आंसर था बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है कि मॉरिस जोन्स जो है बच्चे वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बच्चे सिंगल डोमिनेंट, ठीक है ना, सिंगल डोमिनेंट अथॉरिटीज या सिंगल डोमिनेंट सिस्टम बोलते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को सिंगल डोमिनेंट सिस्टम जो है बोला किसके द्वारा गया है? मॉरिस जोन्स के द्वारा बोला गया है बच्चे। ये तुम्हें क्या करना है? पेपर में ध्यान में रखना है बच्चे।
1967 के बाद से जर्नलिस्ट बच्चे मैंने बताया कि 1967 के पश्चात अगर देखा जाए भारतीय दलीय प्रणाली को, अगर भारतीय दलीय प्रणाली को 1967 से पहले अगर समझोगे, ठीक है, भारतीय दलीय प्रणाली को 1967 से पहले अगर समझना है तब तो वहां पे सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस तुम्हें दिखेगा। लेकिन 1967 के बाद से बच्चे भारतीय दलीय प्रणाली में एक प्रकार से क्या होता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है। और पहली बार 1967 में बच्चे जो राज्य थे उसमें से 9 राज्यों में क्षेत्रीय दल जो थे वो राजनीतिक चुनाव जीतकर क्या हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, और कांग्रेस का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक दलीय जो प्रभुत्व व्यवस्था था बच्चे, वो समाप्त कब होती है, तुमसे पूछा जाएगा पेपर में, तो ध्यान में रखना है कि सिंगल डोमिनेंट जो पावर था बच्चे वो फिनिश्ड होता है 1967 में। तुमसे पूछा जाएगा कि 1967 में कैसे फिनिश्ड हो जाता है, तो वहां जवाब देना है तुम्हें कि जो राज्य थे उन राज्यों में 1967 से पहले कांग्रेस ही क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। लेकिन 1967 के बाद से राज्यों के अंदर जो राज्य थे बच्चे, उन राज्यों के अंतर्गत क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, चुनाव जीतकर शासन करना क्या करते हैं बच्चे, शुरू करते हैं बच्चे। तो एक दलीय जो प्रभुत्व प्रणाली थी वो क्या हो जाती है, 1967 के बाद से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहां से 1967 के बाद से तुम द्विदलीय प्रणाली जैसी चीजें क्या होती है, बहुदलीय प्रणाली जैसी चीजें क्या होती हैं, पूरी तरह से हमें देखने को मिलनी शुरू होती है बच्चे। तो 1967 में मैंने क्या लिखा था कि भारतीय दलीय प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ तथा पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ। अतः राज्यों में कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व समाप्त होकर भारत में प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली का जन्म हुआ। तो तुमसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली का जन्म कब से होता है, ठीक है, जहां पे अब बहुत सारे दल आ गए थे जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, और उस प्रतिस्पर्धा के द्वारा चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर क्या करेंगे, शासन करेंगे बच्चे। तो वो चीजें जो थी प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली का जन्म जो हुआ था बच्चे, वो 1967 में शुरू हुआ था बच्चे होना। आई बात समझ में बच्चे, वरना 1967 से पहले एक दलीय प्रणाली थी बच्चे, ये ध्यान में रखना। और दूसरी चीजें, एक चीज और ध्यान में रखना बच्चे, अगर राजनीति विज्ञान का, भारतीय राजनीति का यानी इंडियन पॉलिटी का समग्र अध्ययन करना है बच्चे, व्यापक अध्ययन करना है, तो भारतीय प्रणाली को समझे बिना तुम भारतीय राजनीति का समग्र अध्ययन नहीं कर सकते हो। तो भारतीय राजनीति का अगर समग्र अध्ययन करना है बच्चे, तो भारतीय दलीय प्रणाली को समझना बहुत अधिक आवश्यक है बच्चे। ये भी सवाल हो सकता है कभी भविष्य में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इतने समय तक शासन किया, उसका कारण क्या था। तो उसका कारण ये था बच्चे कि जो कांग्रेस दल था वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आंतरिक रूप से भी अपनाता था और बाह्य रूप से भी क्या करता था, अपनाता था बच्चे। और 1967 में तुम्हें पता है बच्चे कि 1967 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, 1967 के बाद से भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, 1967 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, इंदिरा गांधी बनी। जब 1967 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी बच्चे, तो उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक मूल्य थे बच्चे, उनको उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त करने लग गया। और जो 1967 से पहले अगर राज्यों में कांग्रेस का शासन था बच्चे, वो इसलिए कांग्रेस का शासन था कि कांग्रेस जो संगठन था ना बच्चे, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था राज्यों के अंतर्गत, और राज्य के लोग निश्चित करते थे कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा बच्चे। कांग्रेस पार्टी निश्चित नहीं करती थी कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कांग्रेस का हाई कमान जो था वो 1967 से पहले ये डिसाइड नहीं करता था कि किस राज्य का कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री होगा। जहां कांग्रेस पार्टी जीतती थी और जिस व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस वहां जीतती थी या जिन व्यक्तियों के द्वारा जीतती थी, उन व्यक्तियों के आम सहमति के द्वारा उस राज्य का क्या किया जाता था, मुख्यमंत्री बनाया जाता था बच्चे। आई बात समझ में, आवाज आ रही है मेरी बच्चे?
आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना बच्चे? क्या चीज कब आएगी? पहले पढ़ तो लो। तो और पढ़ो, अभी तैयारी कहाँ हुई कंप्लीट? चलो, डिस्प्ले दिख रहा है? ठीक है बच्चे, तो 1967 के बाद से मैं तुम लोगों को समझा रहा था। ठीक है, मानकर चलो कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम दिसंबर तक ही पेपर होगा बच्चे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो अभी नीट का पेपर होगा। हाँ, क्या चीज़? हाँ तो फॉर्म, हाँ तो वो तो देता ही है ना करेक्शंस के लिए। फिर उससे पहले भी जो पेंडिंग पेपर हैं बच्चे वो कराए जाएंगे। ठीक है, तुरंत नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि अभी इंट्रेंस एग्जाम कराने हैं बच्चे। ठीक है ना, तो ठीक है। तो बच्चे आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 1967 के बाद से मैं तुम लोगों को बताया कि भारतीय दलीय प्रणाली में जो एक दलीय प्रभुत्व जो था वो समाप्त हो जाता है बच्चे, और प्रतिस्पर्धी दलियों का क्या होता है, निर्माण होता है। कारण ये था बच्चे कि जो कांग्रेस थी बच्चे, मैंने बताया कि कांग्रेस जो था बच्चे, और जो जब तक नेहरू थे, नेहरू के बाद से लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले एक्चुअली कांग्रेस जो था वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाता था। मतलब कांग्रेस जो संगठन था उसमें भी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया जा रहा था। ठीक है, और जो कांग्रेस के द्वारा जो शासन किया जा रहा था बच्चे, उसमें भी एक प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया जा रहा था। ये दोनों जगह पे कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाता था बच्चे। और कांग्रेस का जो कांग्रेस संगठन है बच्चे, वो एक्चुअली डिसाइड नहीं करता था कि किसी राज्य में अगर कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, वो कांग्रेस हाई कमीशन डिसाइड नहीं करती थी, हाई कमांड डिसाइड नहीं करती थी। एक्चुअली जो कांग्रेस जिस राज्य में कार्य करते थे, कांग्रेस का जो संगठन होता था अपने अपने राज्यों में कार्य करते थे, वहां की आवाम कांग्रेस को वोट देता था, और जिस व्यक्ति को वोट प्राप्त होता था बच्चे, या उस संगठन का कार्य राज्य में जिस व्यक्ति को दिया जाता था बच्चे, उसी व्यक्ति को कांग्रेस की तरफ से क्या कर दिया जाता था, मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। ये पहले होता था। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद आने के बाद से क्या हो जाता है बच्चे, जो कांग्रेस संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे सिद्धांतों को जो अपनाया जा रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और 1967 से पहले जो कांग्रेस थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे काम करती थी। मतलब शक्तियों का एक प्रकार से विभाजन दिखता था कांग्रेस में। लेकिन 1967 के बाद से शक्तियों का केंद्रीकरण होने लगता है बच्चे। दिल्ली में जो कांग्रेस हेडक्वार्टर था बच्चे, अब वो डिसाइड करता था कि कांग्रेस के तरफ से किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। और यही एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है बच्चे बाद में कि कांग्रेस का जो है बच्चे वो क्षेत्रीय राजनीति में धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगता है, और वहां के लोकल क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो थे वो बहुत तेजी से क्या होने लगते हैं, उभरने लगते हैं बच्चे। और यही था कि 1967 का जो चुनाव हुआ था बच्चे, उनमें बाकी के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन का मतलब यही था कि ये जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था बच्चे, वो कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस को छोड़कर आए थे बच्चे, उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया अपने अपने क्षेत्रों में, और वो राजनीतिक दल ने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। ठीक है, बेहतर जनता का समर्थन प्राप्त किया, और धीरे से क्या हो गया, अपने राज्य में क्या हो जाता है, वो शासन में आ जाता है बच्चे। और धीरे धीरे जो कांग्रेस का प्रभाव था राज्यों में और पूरे भारत में, वो धीरे धीरे देखोगे कि कम हो रहा है। और आज भी तुम देखोगे, आज अगर जो 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था बच्चे, उस 17वीं लोकसभा के भी चुनाव में तुम देखोगे बच्चे कि धीरे धीरे कांग्रेस का पकड़ जो है वो बहुत सारे राज्यों से धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। वहां पे भारतीय जनता दल या फिर भारतीय जनता दल आ रही है, या फिर उस राज्य में जो क्षेत्रीय दल कार्य कर रहा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, उभर रहे हैं। जैसे हरियाणा में पहले कांग्रेस की पकड़ बहुत अच्छी थी,
लेकिन इस बार जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो कांग्रेस यहाँ पे जो लोकल क्षेत्रीय दल थी बच्चे, वो क्या हो गई, अच्छी खासी सीटें जीती और बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर लिया, गठबंधन में सरकार बना लिया बच्चे। तो जो 1967 से पहले कांग्रेस की जो एक पकड़ थी बच्चे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे बच्चे, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और कांग्रेस को अब तो छोटी जो दल है बच्चे, क्षेत्रीय जो दल है, वो भी अब क्या कर देते हैं, चुनौती दे सकते हैं। मतलब तुम देखो कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने बहुत समय तक क्या किया था, शासन किया था, और लोग कांग्रेस के नाम पर क्या करते थे, वोट करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आता है, आम आदमी पार्टी आती है बच्चे, और भ्रष्टाचार के नाम पर पहला चुनाव लड़ती है, और भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के नाम पर चुनाव लड़के क्या कर जाती है, जीत कर शासन में आ जाती है बच्चे, आम आदमी पार्टी। और दोबारा चुनाव जीतने के लिए आम जनता पार्टी क्या करती है, जनता की बिजली माफ कर देती है, ये सारी चीज। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय दल है बच्चे, उनका प्रभाव क्या होने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चे। आगे आओगे बच्चे तो 1969 में कांग्रेस दल का जो है बच्चे वो विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस दल का जब विभाजन होता है बच्चे, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे बच्चे, उन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस ओ का क्या किया था, निर्माण किया था। कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस ओ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जो कांग्रेस ओ है बच्चे, कांग्रेस ओ जो है दल, उसमें कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता थे, जैसे नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये सारे के सारे वरिष्ठ नेता जो थे वो कांग्रेस ओ के अंतर्गत आते थे। और इनको सिंडिकेट नेता भी बोला जाता है। तो तुमसे पेपर में या कोई कभी तुमसे जनरल इंफॉर्मेशन में कोई जानना चाहेगा कि अच्छा कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस के विभाजन के बाद से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने जिस दल का निर्माण किया था उसको क्या नाम दिया गया था, तो कांग्रेस ओ दिया गया था। और उन वरिष्ठ नेताओं का जो एक ग्रुप था बच्चे, जो एक समूह था बच्चे, उसको सिंडिकेट बोला जाता था। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का निर्माण किया था, जिसमें यंग और जो इंदिरा गांधी का समर्थन करते थे, जो केंद्रीकरण का समर्थन करते थे, भी केंद्रीकरण जैसी चीजों की एक तरह से अवहेलना करते थे, उनको लेकर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का निर्माण किया। और बाद में वही कांग्रेस आर जो है वो आई के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कांग्रेस आई बोलते हैं, आज का जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आई है बच्चे। और कांग्रेस ओ जो था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ओ जो था बच्चे, वो बाद में बहुत सारे जो भारत में राजनीतिक दल थे बच्चे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया था 1977 में, जिसको हम लोग जनता पार्टी बोलते हैं। 1977 में जनता पार्टी का निर्माण होता है। और जनता पार्टी में बच्चे कौन कौन से दल आते हैं, समाजवादी पार्टी आती है, कांग्रेस के सीनियर लीडर आते हैं, जनसंघ जो थी बच्चे वो भी जनता पार्टी में आ जाती है। और जनता पार्टी क्या होती है, चुनाव जीतकर शासन में आ जाती है और 1979 तक क्या करती है, शासन करती है बच्चे। और फिर 1979 में क्या हो जाता है, जो जनता पार्टी है उसी का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि संगठन में एकता नहीं थी। हर जो नेता था ना वो प्रधानमंत्री के पद का भूखा था और अपनी चीजों को क्या कर रहा था, लोगों के ऊपर थोप रहा था। तो जो जनता पार्टी है बच्चे वो 1979 तक आकर क्या हो जाती है, टूट जाती है। और फिर 1980s में दोबारा कांग्रेस का प्रभाव क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चे। 80s में दोबारा से एक बार क्या होती है, इंदिरा गांधी पावर में आती हैं और 84 तक रहती हैं। और फिर 84 में राजीव गांधी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, फिर बोफोर्स जो घोटाला था, उस बोफोर्स घोटाले में रिजाइन करते हैं। फिर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है, ठीक है ना, जिसमें बीपी सिंह और ये लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ये चीज, अब एक चीज समझना है बच्चे कि जो इंदिरा गांधी, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है बच्चे वो 1964 में हो जाती है। तो जवाहरलाल जो नेहरू थे बच्चे, वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करके जाते ही नहीं कि उनके बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन होगा बच्चे। तो 1964 में दो लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, मोरारजी देसाई और एक तरह से आपके जो दूसरे नेता थे वो थे ठीक है, नहीं वो लाल बहादुर शास्त्री। और 1964 में बच्चे लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1965 में ताशकंद समझौता होता है बच्चे, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, और वही ताशकंद समझौते में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके मृत्यु के बाद से कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बच्चे, वो किसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं बच्चे, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी जो थी उनका पॉलिटिक्स में अनुभव जो था वो बहुत कम था। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्हें लगा
कि हम क्या करेंगे, इंदिरा गांधी को जैसे चाहेंगे वैसे हम क्या कर सकते हैं, राजनीति में चला सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले जो लोग थे बच्चे, उसमें ज्यादातर लोग थे नौकरशाही से लोग, ब्यूरोक्रेट जो थे बच्चे वो क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। तो ब्यूरोक्रेटों की मदद से वो धीरे धीरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बच्चे, उन सारे के सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को धीरे धीरे साइड लगाना शुरू कर देती हैं बच्चे। और जो कांग्रेस का विकेंद्रीकरण था वो कांग्रेस को क्या करने लगती है, केंद्रीकृत करने लगती है, यानी कांग्रेस की सारी शक्तियां इंदिरा गांधी के पास क्या होने लगती है, नियंत्रित होने लगती है बच्चे। आई बस इस चीज को देखते हुए कि स्कॉलर हैं बच्चे पॉल ब्रॉस, उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यशैली को एक प्रकार से क्या किया, व्यक्त किया है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जो पॉल ब्रॉस हैं बच्चे, वो इंदिरा गांधी के कार्यशैली को किस प्रकार से क्या करते हैं, समझाते हैं। तो वहां पे जब आओगे बच्चे, तो जो पॉल ब्रॉस हैं बच्चे, उन्होंने बताया इंदिरा गांधी की जो उन्होंने शैली को देखा था, काम करने की जो शैली उन्होंने देखी थी, उसमें बताया उन्होंने कि कांग्रेस संगठन में शक्तियों का क्या होने लग गया था, केंद्रीकरण होने लग गया था। मतलब जब तक नेहरू जिंदा थे, लाल बहादुर शास्त्री जब तक जिंदा थे बच्चे, तब तक कांग्रेस संगठन में शक्तियों का एक विकेंद्रीकरण था बच्चे। लेकिन 1967 के बाद से ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो संगठन है बच्चे, उसमें शक्तियों का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, और शक्तियां किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में क्या हो रही है, वो आ रही है, और वो आ जाता है किसके पास, इंदिरा गांधी के पास। दूसरी चीजें बच्चे, 1967 से पहले राज्यों में नेतृत्व को लेकर बहुत स्वायत्तता थी। हर राज्य में जो वहां का लोकल लीडर होता था ना, वही क्या करता था, कांग्रेस का वहां पे नेतृत्व करता था। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद से क्या हुआ बच्चे, कि दिल्ली, जो दिल्ली हेडक्वार्टर है बच्चे, जो कांग्रेस का दिल्ली कार्यालय थे बच्चे, वो अब डिसाइड करने लग गया कि किसी राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उस राज्य के विधानसभा का चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा बच्चे, वो दिल्ली से लोगों को एक प्रकार से क्या किया जा रहा था, भेजा जाना शुरू किया गया बच्चे। और यही कहीं ना कहीं बच्चे कांग्रेस को क्या करना शुरू कर देती है, कमजोर करना शुरू कर देती। तो राज्य नेतृत्व की स्वायत्तता जो थी वो क्या हो रही थी, छीड़ हो रही थी। और नेहरू के समय अगर देखोगे, नेहरू और गांधी की जब तुलना करके इस चीज को समझना है बच्चे, तो नेहरू और इंदिरा का जब तुलना होता है बच्चे, तो नेहरू के समय में राज्य नेतृत्व की स्वायत्तता बहुत अधिक थी। इंदिरा गांधी के पावर में आते ही बच्चे, राज्यों में जो नेतृत्व की स्वायत्तता थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, समाप्त होने लग गई बच्चे। और यही कारण बनता है कांग्रेस के कमजोर होने का बच्चे। आज भी तुम देखोगे कांग्रेस अगर एक कमजोर संगठन के रूप में है बच्चे, तो क्या हो रहा है, अध्यक्ष का पद या तो सोनिया गांधी को चला जाता है या राहुल गांधी को चला जाता है। जो वहां पे बड़े बड़े कांग्रेस संगठन के पद हैं, वो पता चल रहा है कि परिवार में ही क्या हुआ है, बटा हुआ है बच्चे। और ये परिवार में बटने का मतलब ये है कि अगर उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं अपनाया जाएगा बच्चे, बाकी लोगों को नहीं आप जगह देंगे, बाकी अलग अलग मतों को रखने वालों को जगह अगर नहीं देंगे, तो वो संगठन बहुत जल्दी क्या हो जाता है बच्चे, ध्वस्त हो जाता है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, ठीक है ना, हर विचारों को क्या होना चाहिए, उस संगठन में आने देना चाहिए। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना को आप सुनिए, और क्यों आलोचना कर रहा है बच्चे, उस कमियों को पहचानिए और उस कमियों को क्या करिए, सुधार करिए। कांग्रेस में यही दिक्कत आना शुरू हुआ कि कांग्रेस ने अपनी कमियों को सुधारना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि कांग्रेस संगठन क्या हो गया बच्चे, कमजोर हो गया। और आज देखोगे, मतलब जिस कांग्रेस का पूरे भारत पे एक नियंत्रण था बच्चे राजनीतिक रूप में, वो आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और आने वाले कुछ सालों में बाद बच्चे तुम देखोगे कि कांग्रेस जैसा कोई पार्टी थी, कोई दल था, अगर किसी बेहतर लीडर के हाथों में अगर कांग्रेस को नहीं दिया गया तो ठीक है, राहुल गांधी से चलेगा नहीं। सोनिया गांधी को आज भी भारतीय समाज भारतीय नहीं मानता है बच्चे, आज भी उनको विदेशी ही माना जाता है। तो कल जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा था बच्चे, तो जब 2009 का चुनाव हुआ था, ठीक है, 2009 में जब चुनाव हुआ, 2009 का जब चुनाव हुआ, जब मनमोहन सिंह को प्रधान बनाया गया, उस समय चाहती तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी बच्चे। लेकिन इसका सबसे अधिक विरोध करने वाले कौन लोग थे, कांग्रेस के ही लोग थे बच्चे। तो अभी भी कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं इन सोनिया गांधी का बहुत बड़े लेवल पर एक प्रकार से क्या करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं बच्चे। आई बात समझ में। प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी को आपने राष्ट्रपति बना दिया और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स से क्या कर लिया, रिजाइन ले लिया। तो अब कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर नहीं है। जैसे कपिल सिब्बल हैं,
लेकिन कपिल सिब्बल को जगह नहीं मिल रहा है। शशि थरूर है कांग्रेस में, बड़े लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, समझदार लीडर हैं, तो उन लीडरों को कहीं जगह प्राप्त नहीं हो पा रही है बच्चे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बच्चे पॉल ब्रस ने बोला कि दल की इंद्रधनुषीय प्रकृति क्षतिग्रस्त होने लग गई बच्चे। क्षतिग्रस्त मतलब पहले जो कांग्रेस में अलग अलग मत, अलग अलग विचार, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, ठीक है, लोकतंत्र में किसी भी बात को तभी अपनाया जाता था जब उस पूरे बात पे एक विचार और विमर्श होता था बच्चे। उसके बाद वो क्या हो गया कि इंदिरा गांधी के आने के बाद से एक प्रकार से जो दल, कांग्रेस दल में जो एक प्रकृति जो थी कांग्रेस की, जो इंद्रधनुषीय जो थी बच्चे, वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई बच्चे। ये भी उन्होंने बताया कि उनकी कार्यशैली में ये देखा गया था। कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को पूर्णतः केंद्रीय नेतृत्व पर क्या कर दिया गया, निर्भर कर गया। राज्यों में नेतृत्व, लीडरशिप्स खड़ा करने की जो पहले क्षमता विकसित की गई थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, समाप्त होनी शुरू हो गई बच्चे। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, लोग निर्भर हो गए किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। अब दिल्ली से लोग क्या होंगे, क्षेत्रीय चुनाव में क्या होंगे, जाएंगे और क्षेत्रीय चुनाव में क्या करेंगे, प्रचार करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे, और फिर जनता का विश्वास जब जीत लेंगे तो जनता वोट करेगी और लोग जीतेंगे बच्चे। तो ये एक प्रकार की जो समस्या थी वो होनी शुरू हुई थी बच्चे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। दूसरा, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बच्चे जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे उनका भी निर्धारण हाई कमान कर रहा था। मतलब दिल्ली से डिसाइड होता था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा बच्चे। मतलब वहां का जो संगठन, जो क्षेत्रीय संगठन था कांग्रेस का, वो निश्चित नहीं करता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाई कमान क्या करने लग गया बच्चे, निश्चित करने लग गया। इसके वजह से भी कांग्रेस में फूट पड़नी शुरू हुई बच्चे। और जर्नलिस्ट इंदिरा गांधी काल में बच्चे तुम आओगे तो कांग्रेस के दल में, मैंने बोला ना कि जो कांग्रेस था बच्चे, जब एक दल के रूप में कार्य कर रहा था बच्चे, उसमें एक आंतरिक लोकतंत्र था बच्चे। कांग्रेस में कोई भी नीति अगर अपनाई जाती थी तो उस पर पूरा एक विचार और विमर्श होता था, और उसी पूरे विचार विमर्श और डिबेट और डिस्कशन के बाद से उस नीति और उस पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद से बच्चे उन्हीं नीतियों को समर्थन प्राप्त होता था जिन नीतियों को इंदिरा गांधी, ठीक है, अच्छा मानती थी, बेहतर मानती थी, उसको एक प्रकार से क्या होता था, समर्थन मान लिया जाता था। बाकी को एक प्रकार से समर्थन नहीं दिया जाता था बच्चे। हाँ बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना है? हाँ प्रियंका बोल बच्चे, क्या बोल रही है? प्रियंका बोलो बच्चे, प्रियंका बोल। हाँ प्रियंका बोलो, प्रियंका बोल, प्रियंका बोलो। कोमल आवाज आ रही है मेरी बच्चे? कोमल, ठीक है। प्रियंका आवाज आ रही है बच्चे? प्रियंका माइक तो बंद कर बच्चे, फिर आवाज आएगी मेरी। प्रियंका माइक ऑफ कर अपना। आवाज आ रही है मेरी प्रियंका? पेज नंबर 3 पे जब आओगे बच्चे तो 1977 में बच्चे पहली बार संघ शासन में गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आती है। और 1970 से, हाँ बच्चे, हाँ प्रियंका बोल। तो तुम देखो तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, बाहर बैठो फिर कहीं, क्योंकि बाकी के जगह पे बच्चे आवाज़ जा रही है। अगर तुम अंदर कहीं होगी, नेटवर्क अगर वीक हो रहा होगा तो आवाज़ कट के ही पहुंचेगी। और दूसरी चीज़ है, माइक ऑफ कर लिया कर बच्चे। अगर माइक ऑन रखेगी तो भी मेरी आवाज़ नहीं आएगी तेरे तक। हाँ, माइक को ऑफ कर दिया कर उस पर, और बाहर, हाँ माइक अपना ऑफ कर दे, ठीक है, तो आवाज़ मेरी क्लियर तेरे तक पहुंचेगी बच्चे, ठीक है। और दूसरी चीज़, बाहर कहीं बैठ जाओ जहाँ नेटवर्क आ रहा है बच्चे, ठीक है। एक तो तेरी इमेज भी नहीं आ रही है कि जिससे पता चले मेरे को, ठीक है। तो अपने कैमरे, फ्रंट कैमरे को ऑन कर ले, ठीक है। तो 1977 में बच्चे पहली बार संघ शासन में गैर कांग्रेसी सरकार जो है बच्चे, वो क्या होती है, सत्ता में आती है। और जनता पार्टी जो थी वो सत्ता में कब आती है, 1977 में बच्चे। और यहाँ पे कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है बच्चे।
और यहीं से कुछ विचारक बोलते हैं कि भारतीय दलीय व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली का क्या होता है, आगमन होता है बच्चे। यानी भारत में जो दूसरे और दल आने शुरू हुए थे बच्चे, वो 1977 के चुनाव के बाद से बच्चे। लेकिन जनता पार्टी क्या हो जाती है बच्चे, जनता पार्टी जो है उसी में एकता नहीं होती है, और जनता पार्टी क्या हो जाती है 1979 तक आते आते क्या हो जाती है, पूरी तरह से फिनिश्ड कर जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 1979 तक आते आते पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाती है। हाँ, लेकिन बाकी के जो 79 में जैसे ही फिनिश्ड होती है बच्चे, तो भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। 80s में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती है बच्चे। और उसके बाद से तुम देखोगे कि भारत में एक प्रकार से, ठीक है, भारत में एक प्रकार से गठबंधन, ठीक है ना, कोलेशन की गवर्नमेंट की क्या होती है बच्चे, शुरुआत होनी शुरू हो जाती है बच्चे। तो माना जाता है कि कांग्रेस में तो आंतरिक गठबंधन जैसी चीजें भी थी, ठीक है ना, कांग्रेस में अलग अलग मतों को रखने वाले लोग थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रकार का आंतरिक गठबंधन जैसी चीजें जो थी वो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी बच्चे। आई बात समझ में? समझ में आया बच्चे यहाँ तक? बच्चे समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? ठीक है बच्चे। आवाज आ रही है ना मेरे बच्चे? ठीक है बच्चे, तुम सब ना अपना अपना कैमरे पे बैठा करो, तुम लोग फ्रंट पे, ठीक है ना? आवाज आ रही है? हेलो, कोमल को आवाज है, दीपा आवाज आ रही है बच्चे? रीचा आवाज आ रही है बच्चे? हेलो रीचा आवाज आ रही है? ठीक है, अब अगला जो टॉपिक करना है बच्चे, उसी में हमें क्षेत्रीय दल देखने हैं बच्चे, ठीक है ना, क्षेत्रीय दल है। और सबसे पहले ये समझना होता है कि बच्चे की जो क्षेत्रीय दल का दर्जा, किसी भी राजनीतिक दल को हमें अगर क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है या राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है, तो ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो उसका सिंपल सा जवाब है बच्चे, निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी राजनीतिक दल को हम क्षेत्रीय दल में रख सकते हैं। निर्वाचन आयोग जिसके बारे में बोलेगा उसी दल को आप क्षेत्रीय दल में रख सकते हो बच्चे। और जिसके बारे में निर्वाचन आयोग अगर बोलता है कि नहीं, इसको हमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में रखना है, तो उसे आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल का क्या कर सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं। और कल मैंने तुम लोगों को 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में क्या किया था, बताया था बच्चे। आज हम लोग के टॉपिक में ना क्षेत्रीय दल भी हैं सिलेबस में, तो क्षेत्रीय दलों के बारे में भी हमें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रीय दल, किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें उसे पूरा करनी पड़ेंगी बच्चे, तभी उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। तो उसमें यह है बच्चे कि अगर किसी राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट, 6% मत तथा 2 सीटें प्राप्त होने चाहिए, तो टोटल वोट का 6% और 2 सीटें किसी दल को प्राप्त हो रहा है, तो आप उसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे सकते हैं। या फिर लोकसभा चुनाव में, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव में हर राज्य का बच्चे, हर राज्य का लोकसभा में क्या होता है, हर लोकसभा की सीटें हर राज्य में क्या होती हैं, वितरित होती हैं बच्चे। तो जिस राज्य में वो राजनीतिक दल कार्य कर रहा है, वहां पे लोकसभा के चुनाव में 6% सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 6% मत प्राप्त होने चाहिए। या फिर उस राज्य में जो लोकसभा की जितनी सीट हैं बच्चे, उसमें से एक सीट अगर आपको प्राप्त है बच्चे, तब भी आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा बच्चे। यानी जैसे यूपी है बच्चे, तो यूपी में मान लेते हैं कि 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है ना, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो अब यूपी में मान लो कि 80 सीटें हैं, तो लोकसभा के चुनाव में 80 सीटों के लिए मत पड़ा होगा, उस मत का 6% निकाल लिया जाए, ठीक है, उस मत का 6% निकाल लिया। और दूसरा, आप
कि जो पार्टी है उसने उस लोकसभा में 1 सीटें क्या कर रखी है, जीत रखी है बच्चे, तो आपको एक प्रकार से क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है बच्चे। ठीक है ना। जैसे आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी जर्नलिस्ट क्या होगा कि विधानसभा में जितना वोट पड़ा था बच्चे, जितना मत प्राप्त हुआ था बच्चे, उसको 6% से अधिक मत प्राप्त हुए थे और 2 सीटों से अधिक उसे सीटें प्राप्त हुई थी। भाई पहले चुनाव में भी वो लगभग 31-32 सीटें पा गया था, दूसरे में तो लगभग 68 तक पहुंच गई थी। अभी इस बार वाला तो मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार से क्या किया गया था, क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया था। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि राज्य विधानसभा चुनाव में कुल स्थानों का, यानी जितनी सीट हैं बच्चे, कुल स्थानों का 3% देख लिया जाएगा मत, या फिर 3 सीटें प्राप्त होनी चाहिए बच्चे। तो अगर 3 सीटें प्राप्त हो रही हैं आपको राज्य विधानसभा चुनाव में, तो अभी भी आपको क्षेत्रीय राजनीतिक दल का हम क्या कर सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं बच्चे कि क्षेत्रीय दल, रीजनल जो पार्टीज होती हैं बच्चे, रीजनल पार्टी का स्टेटस किसी पॉलिटिकल पार्टीज को देना है तो उसके क्या पैरामीटर होते हैं, क्या स्टैंडर्ड होते हैं बच्चे, तो वहाँ पे तुम्हें इन चीज़ों को क्या करना है, बताना है बच्चे। अब जो क्षेत्रीय दल होती है बच्चे, उस क्षेत्रीय दलों की हमें क्या करनी होती है, प्रकृति जाननी होती है। तो जितने भी क्षेत्रीय दल होंगे बच्चे, वो खास तौर से क्षेत्रीय दल जो होते हैं ना, वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं। यानी कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाया जा रहा है बच्चे, उस एरिया में जो व्यक्ति बहुत फेमस होता है बच्चे ना, वही व्यक्ति क्या कर देता है, उस क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन कर देता है। और कभी कभी तो ये होता है बच्चे कि उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो अपने आप वो क्षेत्रीय दल जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, व्यक्ति केंद्रित होते हैं। ये ध्यान में रखना, जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं। यानी किसी 1 या 2 व्यक्ति की वजह से उस क्षेत्रीय दल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और जब तक वो व्यक्ति उस क्षेत्रीय दल में है तब तक वो क्षेत्रीय दल कार्य कर रहा है। जिस दिन वो उन व्यक्तियों को अगर कुछ हो गया तो हो सकता है कि वो क्षेत्रीय दल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए बच्चे। तो ये प्रकृति में अगर कोई भी तुमसे पूछा जाए तो सीधा बताना है कि क्षेत्रीय जो दल होते हैं बच्चे, वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या होता है, वो निर्भर करता है बच्चे। आई बात समझ में। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का निर्माण जो होता है बच्चे, वो क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय सम्मान के लिए किया जाता है। हर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं बच्चे, जितने भी क्षेत्रीय दल, तो तुम्हें मेरे को लगता है कि भारत में 60 से 70 क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं आज के समय में। ठीक है ना। लगभग 60 to 70 क्षेत्रीय दल मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है ना। अब जो क्षेत्रीय दल होते हैं बच्चे, इन क्षेत्रीय दलों जो होते हैं बच्चे, ये क्षेत्रीय पहचान के लिए एक प्रकार से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में शिवसेना का जो निर्माण हुआ था बच्चे, वो महाराष्ट्र में मराठियों के अधिकारों के लिए हुआ था। और शिवसेना जो बच्चे, जो शिवसेना एक संगठित संगठन के रूप में जो था ना बच्चे, वो कब तक था, जब तक बाल ठाकरे जिंदा थे। और जैसे ही बाल ठाकरे की डेथ होती है बच्चे, शिवसेना जो थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई बच्चे। एक शिवसेना का एक भाग जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है, और एक जो भाग है वो राज ठाकरे के पास। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो राज ठाकरे के पास है बच्चे, जो एक तरह से खास तौर से उत्तर भारतीयों का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था बच्चे। तो जब तक बाल ठाकरे थे बच्चे, तब तक शिवसेना एक संगठन के रूप में था। लेकिन जैसे ही बाल ठाकरे की मृत्यु होती है बच्चे, वो व्यक्ति विशेष के वजह से वो क्षेत्रीय दल कार्य कर रहा था। बाद में तुम देखोगे उसमें क्या हो जाती है, एक विभाजन। और उस क्षेत्रीय दल का निर्माण जो किया गया था, वो क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय सम्मान के लिए किया गया था बच्चे। तुम्हें इसी तरह से तुम इधर चले जाओगे, बीजू पटनायक की पार्टी, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक, उड़ीसा में चले जाओगे बच्चे। ठीक है ना। बीजू दल है बच्चे। ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं बच्चे, इनका जो निर्माण हो रहा है बच्चे, इनका जो निर्माण होता है वो क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय सम्मान के लिए होता है। ये रीजनल एक आइडेंटिटीज चाहते हैं और रीजनल रिस्पेक्ट चाहते हैं, उसके लिए। दूसरा, हो सकता है कि क्षेत्रीय दल जो है बच्चे, वो निर्मित होने में कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व होता है। संस्कृति भी उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। इतिहास का बड़ा योगदान हो सकता है कि वो अपने इतिहास और अपनी भाषा स्वायत्तता को देखते हुए भाषा स्वायत्तता और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से क्या होता है कि क्षेत्रीय दलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो क्षेत्रीय दल निर्माण होते हैं वो क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर हो सकते हैं, क्षेत्रीय इतिहास को लेकर हो सकते हैं,
क्षेत्रीय भाषा को लेकर हो सकते हैं। इन चीजों को लेकर एक प्रकार से क्या किया जा सकता है बच्चे, इस प्रकार से लेकर एक प्रकार, इन चीजों को लेकर एक प्रकार से क्षेत्रीय दलों का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है बच्चे। चुनाव में जनरली जो क्षेत्रीय दल जब चुनाव में भाग लेते हैं बच्चे, तो कभी कभी तो वो क्षेत्रीय मुद्दे को ही क्या करते हैं, चुनाव जीतने का उद्देश्य बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं बच्चे, वो क्षेत्रीय चुनाव को जीतने के लिए गैर क्षेत्रीय मुद्दों को भी क्या कर लेते हैं, अपना चुनाव का एजेंडा बना लेते हैं, और उसके आधार पर वो क्या करते हैं, चुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और फिर चुनाव में प्रतिस्पर्धा में जनता जिस प्रकार का उन्हें समर्थन देती है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, मत को जीतते हैं। आई बात समझ में बच्चे? तो क्षेत्रीय दल की अगर प्रकृति तुम लोगों से पूछेगा तो बता सकते हो? ठीक है बच्चे। बाकी सारे कहाँ गायब हैं, दिख क्यों नहीं रहे कैमरे पे? बाकी कैमरा बंद स्टार्ट करके छोड़कर चले जाते हैं। चलो, बाकी गायब हैं, उनके डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा है। एक का फैन दिख रहा है किसी का, ठीक है, राजकमल का कुछ नहीं दिख रहा है, प्रियंका का कुछ नहीं पता है, तो पढ़ते उड़ते नहीं हो। चलो, क्षेत्रीय दल सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं। एक तो बस दीपा दिख रही है कंटिन्यू, दूसरा कोमल, रीचा सो गई, राजकमल सो जा रहा है बीच में, प्रियंका का पता नहीं कहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो सीधा सारे कैमरे पे बैठे रहें, ठीक है ना? पीठ में दर्द मेरे भी हो रहा है, ठीक है, तो कोई लेटने की जरूरत नहीं है। 1.5 घंटे हम पढ़ते हैं, तो उसमें सीरियसली पढ़ें और चीज़ों को समझें बच्चे। चलो देखो, क्षेत्रीय दलों के प्रकार। तो हर जगह पे क्षेत्रीय दल जो है बच्चे, वो एक जैसे नहीं होते हैं। हर जगह के क्षेत्रीय जो दल हैं बच्चे, ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके के दिखेंगे। भले अलग अलग चीजों को लेकर एक प्रकार से वो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अलग अलग उद्देश्यों को लेकर उनका एक प्रकार से क्या होता है, निर्माण होता है बच्चे। कुछ क्षेत्रीय दलों का निर्माण क्षेत्रीय अस्मिता का मतलब पहचान को लेकर, अपनी पहचान के लिए एक प्रकार से क्या हुआ, क्षेत्रीय दल का निर्माण हुआ। जैसे मैंने शिवसेना का एक तरह से उदाहरण दिया कि भाई शिवसेना का, इसी तरह से तुम उधर चले जाओ, करुणानिधि की एक पॉलिटिकल पार्टीज है दक्षिण भारत में, तो वो भी क्षेत्रीय पहचान को लेकर ही क्या हुई थी, निर्मित की गई थी कि इस एरिया की अपनी एक पहचान है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है। तो ये क्षेत्रीय पहचान को लेकर कभी कभी क्या हो जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। क्षेत्रीय दल निर्मित तो होता है क्षेत्रीय पहचान को लेकर, लेकिन कभी कभी एजेंडा जो होता है बच्चे, इनका अखिल भारतीय हो जाता है। जैसे तमिलनाडु में जनरली जो तमिलनाडु में करुणानिधि की जो पार्टी थी बच्चे, जो दल था बच्चे, वो क्षेत्रीय पहचान को लेकर बना, लेकिन बाद में वो एक प्रकार से वो एक अखिल भारतीय एजेंडा को लेकर आती है, तमिलियन इश्यूज को लेकर बच्चे। बाद में वो क्षेत्रीय दल तमिलियन इश्यूज को लेकर आ जाती है बच्चे, ठीक है। और हर राज्यों में तुम्हें क्षेत्रीय दल दिखेंगे बच्चे, ठीक है। और हर राज्यों में भी कई कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से उन क्षेत्रीय दलों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है बच्चे। और जो क्षेत्रीय दल हैं बच्चे, वो अपने आप को एक प्रकार से क्या करते हैं, कांग्रेस से अलग रखते हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस से एक प्रकार क्या करते हैं, अलग रखते हैं बच्चे। तो क्षेत्रीय दल तो, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि बच्चे भारत में जो लोकतांत्रिकरण हुआ, भारत में दलितों का मुद्दा उठा, भारत में अदर बैकवर्ड कास्ट का मुद्दा उठा, भारत में महिलाओं का मुद्दा उठा, वो इसलिए मुद्दा उठ पाया बच्चे भारतीय राजनीति में क्योंकि क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। अगर क्षेत्रीय दलों का निर्माण नहीं होता है बच्चे, तो पिछड़ी जाति की समस्या को लेकर कोई राजनीति नहीं करता, ठीक है, महिलाओं के समस्याओं को लेकर राजनीति नहीं करता, दलितों की समस्याओं को लेकर राजनीति नहीं करता। तो ये जो दलितों की समस्याएं, अदर बैकवर्ड कास्ट की समस्याएं, फीमेल की जो समस्याएं थी बच्चे, ये सारी समस्याएं अगर राष्ट्रीय मुद्दा बन पाई, राष्ट्रीय विषय बन पाई बच्चे, तो वो क्षेत्रीय दलों के वजह से बन पाई। तो कुछ तो विचारक ये बोलते हैं बच्चे कि भारत का जो लोकतांत्रिकरण, और भारत में लोकतांत्रिकरण का प्रभाव जो बहुत अधिक बढ़ा, लोकतांत्रिकरण का प्रभाव जो बहुत अधिक बढ़ा बच्चे, उसका कारण था बच्चे क्षेत्रीय दलों का उत्पन्न होना, क्षेत्रीय दलों का विकास होना। तो भारत में जो भी लोकतंत्र है, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, समानता के लिए, अवसर के लिए, इतनी सारी चीजें जो लोकतंत्र में बात हो रही है, ठीक है, बेरोजगारी को लेकर बातचीत हो रही है, बहुत सारे राजनीतिक दल बेरोजगारी जैसी चीजों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर। ये सारी चीजें अगर कहीं संभव हो पाया बच्चे, वो क्षेत्रीय दलों के विकास के वजह से होता है बच्चे। आई बात समझ में आप लोगों को?
ठीक है। तो क्षेत्रीय दल अगर तुमसे पूछा जाएगा कभी भी पेपर में कि क्षेत्रीय दल के निर्माण के कारण क्या है, तो सीधा कहना कि अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं, अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर लड़ते हैं, अपने क्षेत्रीय विकास को लेकर क्या करते हैं, क्षेत्रीय बेरोजगारी को लेकर लड़ते हैं, क्षेत्रीय आर्थिक समस्याओं को लेकर वो लोग क्या करते हैं, क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। और फिर बाद में कभी कभी उनका मुद्दा क्षेत्रीय से अखिल भारतीय मुद्दा बन जाता है बच्चे। ऐसा नहीं कि हर समय वो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, हर समय वो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर चुनाव नहीं लड़ते। क्षेत्रीय मुद्दा तो होता है चुनाव का, लेकिन कुछ समय के बाद से उनके अखिल भारतीय मुद्दे भी हो जाते हैं बच्चे। तो भारत में अगर भारत का लोकतांत्रिकरण हुआ बच्चे, भारत में लोकतंत्र का अगर विकास हुआ, अगर पूछा जाए कि भारत में लोकतंत्र का विकास आपको दिखता है, तो आप बोलना है कि भारत में हाँ हमें लोकतंत्र का विकास दिखता है। तो किस तरह से दिखता है, ये जवाब तुमसे जानना चाहेगा बच्चे। तो वहाँ पे बताना है कि भारत में जो लोकतंत्र का विकास हुआ है बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा योगदान है बच्चे। आज महिला समस्या को लेकर राजनीति की जाती है, आज पिछड़ों को लेकर राजनीति की जाती है, दलितों को लेकर राजनीति की जाती है, आज आर्थिक विकास को लेकर राजनीति, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के विकास के वजह से ही संभव हुआ है और तब जाकर देश इतना विकसित हो पाया है। अब एक चीज़ समझना है कि भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रीय दल, ठीक है। तो भारत में क्षेत्रीय दलों का निर्माण जो है बच्चे, वो बोला, कुछ विचारकों ने बोला कि भारत में जो क्षेत्रीय दल हैं, भारत में जो क्षेत्रीय दलों का जो निर्माण हुआ वो स्वाभाविक रूप में हुआ, ठीक है, स्वाभाविक हो गया, नेचुरल था कि भारत में क्षेत्रीय दल का निर्माण होगा ही होगा। ऐसे कुछ विचारक मानते हैं। वो किस आधार पे बोलते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दलों का जो निर्माण है वो स्वाभाविक है? वो बोलते हैं भारत की विविधता के आधार पर। भारत जो है वो क्या, एक बहुलवादी देश है बच्चे। भारत जो क्या है, एक बहुलवादी देश है, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मत को रखने वाला है, अलग अलग इच्छा को रखने वाला है, अलग अलग आकांक्षाओं को रखने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारत में क्षेत्रीय दलों का तो निर्माण होगा ही नहीं होगा। मेरी आकांक्षाएं कुछ हैं, तुम लोगों की आकांक्षाएं कुछ हैं, किसी और की कुछ आकांक्षाएं, कुछ लोग किसी के कुछ और अलग हित हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्षेत्रीय दलों का एक प्रकार से क्या होता है, भारत में स्वाभाविक रूप से क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और स्वाभाविक रूप में निर्माण क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि भारत में एक प्रकार से बहुलवादी देश है। नीचे आओगे, सेकेंड पॉइंट में लिखा है बच्चे कि क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने से बच्चे भारतीय समाज में लोकतांत्रिकरण हुआ बच्चे। भारतीय समाज में अगर क्षेत्रीय दल प्रभावी तरीके से कार्य नहीं करते तो भारतीय समाज वही पुराना हो जाता है, कंजर्वेटिव होता है, सामंतवादी व्यवस्था होता है, पैट्रियाटिक होता है, पितृसत्तात्मक होता है। आज जो पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभाव कम हुआ है बच्चे, वो क्षेत्रीय दलों का उदय और भारतीय समाज का लोकतांत्रिकरण हुआ, ठीक है। और प्रत्येक समृद्ध क्षेत्र के लोगों को सत्ता में सहभागिता प्राप्त हुई है, अत्यधिक सकारात्मक प्रवृत्ति। तो जो लोग सत्ता में आना चाहते थे बच्चे, उन्हें सत्ता में आने का एक प्रकार से क्या हुआ, मौका भी प्राप्त हुआ बच्चे। ये क्षेत्रीय दलों के वजह से ही संभव हुआ और ये कहीं ना कहीं भारत को एक प्रकार से लोकतांत्रिक बनाने में क्या करते हैं बच्चे, मदद करते हैं। अब देखो क्षेत्रीय दलों का निर्माण क्यों हो रहा है, तो क्षेत्रीय दल क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं और मांगों को प्रकट करते हैं और अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देते। कुछ लोग बोलते थे बच्चे, पहले आलोचना की जाती थी क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दलों की आलोचना किस आधार पे की जाती थी कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं बच्चे, ये विघटनकारी होते, ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश के राज्यों को पृथक करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, जो क्षेत्रीय दल हैं बच्चे, वो क्षेत्रीय मांगों को, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, ये क्षेत्रीय जो दल हैं वो अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देते। अगर क्षेत्रीय दल अलगाववाद को बढ़ावा देते बच्चे तो पंजाब में खालिस्तान बन जाता। आई बात समझ में? अगर लोकल क्षेत्रीय दल वहां का चाहता तो पाकिस्तान में खालिस्तान का निर्माण कर देता, लेकिन नहीं। जो क्षेत्रीय दल हैं वो विघटनकारी नहीं है बच्चे, वो अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देते, वो पृथकतावाद को बढ़ावा नहीं देते। हाँ, बस उनका मांग होता है राजनीति करते समय कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनकी हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बच्चे क्षेत्रीय दलों के वजह से बहुत सारे राज्यों का विभाजन भी हुआ बच्चे, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का हुआ, यूपी से उत्तराखंड का हुआ, ठीक है, बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चे
उन राज्यों का एक प्रकार से विकास भी हुआ उन क्षेत्रीय दलों के वजह से, क्योंकि क्षेत्रीय दल ने वहाँ के लोगों की मांगों को सरकारों के सामने रखा और सरकारों ने उनकी मांगों को समझा और उसके अनुसार क्या किया, नीतियों का निर्माण किया। तो बच्चे कोई अगर ये बोलता है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो एक प्रकार से विघटनकारी शक्तियां हैं, तो कहना है कि नहीं, वो विघटनकारी नहीं होते। हाँ, कभी कभी अपवाद के स्वरूप में हमें दिखने को मिलता है। क्षेत्रीय जो दल है वो विघटनकारी नहीं है, क्षेत्रीय दल देश का विभाजन नहीं करना चाहती हैं। और आज देखो बच्चे, अगर क्षेत्रीय दलों की मदद से ही तो बच्चे देश के अंदर जो कोरोना वायरस जैसी चीजें हैं, कोरोना महामारी जैसी जो चीजें, उसको कम करने की बात हो रही है, नहीं हो रही है। क्षेत्रीय दल किस सिद्धांत को अपनाते हैं, संघवाद की बच्चे। और संघवाद में क्या बोला जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर क्या करें, समस्याओं का समाधान करें, जिसको नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो बोलना होता है कि किसी भी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर, केंद्र और राज्यों के द्वारा मिलकर कार्य करना ही क्या होता है, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? क्षेत्रीय दल और लोकतांत्रिकरण बच्चे। तो क्षेत्रीय दल के उदय से भारत में लोकतांत्रिकरण का प्रभाव व्यापक और गहरा हुआ बच्चे। देखो, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो लोकतंत्र में महिलाओं को आने का मौका मिला, राजनीति में दलितों को आने का मौका मिला, पिछड़ों को मौका मिला बच्चे। तो आज तुम देखोगे हमारे लोकतंत्र में, ये नहीं बोल सकते कि बराबर का है, लेकिन सभी को एक प्रकार से क्या हो रहा है, लोकतंत्र में अवसर तो प्राप्त हो रहा है ना बच्चे। तो हम इस आधार पे बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों के उदय ने भारत में लोकतांत्रिकरण के प्रभाव को क्या किया, और गहरा किया बच्चे। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हूं बच्चे मैंने वहां पे, महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी जाति के मतदाता और ग्रामीण मतदाताओं की राजनीतिक सहभागिता में तीव्र वृद्धि हुई। तो पहले वोट जो करते थे बच्चे, कम लोग करते थे, आज वोट क्या हो रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। और वोट ज्यादा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की क्या हो रही है, इन चुनावी प्रतिस्पर्धा में क्या हो रही है, क्षेत्रीय दल भाग ले रहे हैं, जिसके वजह से वोट का प्रभाव, वोट जैसी चीजें क्या हो रही हैं, उनका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चे। और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देता है बच्चे। क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के कारण भारतीय राजनीति में परंपरागत राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की मान्यता को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। पहले माना जाता था कि भारतीय राजनीति में राष्ट्र निर्माण का पूरा कार्य जो है वो किसका है, केंद्र में, यानी जो संघ में सरकार है उसका। अब क्या बोला जाता है, नहीं, क्षेत्रवाद का अभिप्राय विघटनवाद नहीं है, जिसके अनुसार एकता का आशय, यानी विविधताओं की समाप्ति नहीं बल्कि विविधताओं में एकता का क्या करना है, निर्माण करना। कुछ लोगों ने बोला कि बच्चे क्षेत्रीय दलों का अगर निर्माण होगा तो जो भारतीय विविधता है वो क्या हो जाएगी, बट जाएगी। लेकिन कुछ विचारक ने सकारात्मक रूप में बोला कि नहीं, इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय दलों के निर्माण की वजह से विविधता में एक प्रकार से क्या हो सकती है, एकता आ सकती है बच्चे। क्षेत्रीय दलें जो है वो विविधता का विभाजन नहीं करती हैं, वो क्षेत्रीय दलों की वजह से विविधता में क्या होता है, एकता का निर्माण हो जाता है बच्चे। हर संस्कृति को मानने वाले, अपनाने वाले लोग क्या होंगे, इस भारतीय राजनीति में क्या होंगे, सहभागी होंगे बच्चे, और बढ़ चढ़कर इस राष्ट्र निर्माण के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है। और कई चीजें दिख रहा है वर्तमान में, जैसे अकाली दल जो था बच्चे, वो एकदम भाजपा विरोधी दल था बच्चे। अकाली दल की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा क्या है, अलग है। आज तो इतना लोकतांत्रिकरण हुआ है बच्चे कि अलग अलग विचारधारा के दल बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं, गठबंधन में सरकारों का निर्माण कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय दलों के उदय और विकास का ही कारण और नतीजा है बच्चे। हाँ, क्षेत्रीय दलों को लेकर कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्षेत्रीय दलों की कमियां भी होती हैं। जैसे बोला गया कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं बच्चे वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं। जैसे उस व्यक्ति क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हुआ, वैसे वो क्षेत्रीय दल क्या हो जाती थी, सामान्य हो जाता। जब तक वो व्यक्ति काम कर रहा था उसका क्षेत्रीय दल कार्य कर, जैसे वो व्यक्ति न्यूट्रलाइज होता था वैसे वो क्षेत्रीय दल क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। इस चीज को लेकर रजनी कोठारी ने कमेंट किया था बच्चे, और रजनी कोठारी ने कमेंट में क्या बोला कि भारतीय दलीय प्रणाली में दल का निर्माण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है।
जो क्षेत्रीय दल का निर्माण जो होता है बच्चे, वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वो क्षेत्रीय दल उसी व्यक्ति के आसपास क्या होता रहता है, घूमता रहता है बच्चे। तो ये सीधा स्टेटमेंट पूछ लेगा कि भारतीय दलीय प्रणाली में दल का निर्माण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये किसके द्वारा ये वाक्य दिया गया है बच्चे। तो वहां पे जरूर ध्यान में रखना, ये वाक्य जो दिया गया था वो रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया था। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा स्वतंत्र पार्टी का निर्माण जो था राजगोपालचारी के द्वारा किया गया, राजगोपालचारी का निधन हुआ, स्वतंत्र पार्टी का विलय हो गया। आई बस। तो व्यक्ति केंद्रित क्षेत्रीय दल होते हैं बच्चे, और माना जाता है कि ये जो लाइन उन्होंने बोली थी, ये लाइन एकदम सही है बच्चे। क्षेत्रीय दलों के लिए कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें संगठन का भाव होता है बच्चे। लोग संगठित नहीं होते हैं, रहते तो हैं उस क्षेत्रीय दल के मेंबर हैं, लेकिन सभी मेंबर एक साथ नहीं है, वो संगठित रूप में नहीं होते, इसलिए वो संगठन क्या हो जाता है, टूट जाता है बच्चे। जैसे आम आदमी पार्टी में देखोगे, पहले जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग थे, ठीक है, और एक वो पत्रकार आशुतोष और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आम आदमी पार्टी को छोड़ा। तो क्यों छोड़ा, क्योंकि उनके विचारों में एक प्रकार से क्या होगी, मतभेदता आ गई बच्चे। और आम आदमी पार्टी क्या हो गई, कुछ आम आदमी पार्टी जो थी, जो जिसमें माना जाता था कि एक विविधता है। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था तो उसमें तुम देखोगे प्रशांत भूषण और ये सारे लोग क्या थे, ठीक है, लोग उसके सदस्य थे, कुमार विश्वास, बहुत सारे लोग उसके मेंबर थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो गए, धीरे धीरे वहां से निकल गए, और जो आम आदमी पार्टी थी वो क्या हो गई, व्यक्ति केंद्रित हो गई। या अरविंद केजरीवाल की वजह से जानी जाती है। कल को अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, या कुछ उनको हो जाता है बच्चे, या वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, उस दिन आम आदमी पार्टी के समाप्त होने के चांसेस बन जाएंगे बच्चे, क्योंकि उसमें एक संगठन में एकता नहीं। उस संगठन को बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, छोड़कर। जैसे शिवसेना का मैंने एग्जांपल दिया था बच्चे, शिवसेना में संगठन की कमजोरी उस समय सामने आई जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। तब तक शिवसेना एक संगठित संगठन के रूप में कार्य कर रहा था बच्चे, जब तक बाल ठाकरे जिंदा थे। बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद से शिवसेना में भी क्या हो गया बच्चे, फूट आने लगे। ये क्षेत्रीय दलों की एक खामियां होती हैं बच्चे, ठीक है। तो ये जो यूनिट हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे बच्चे, वो टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चे। पूरा टॉपिक एक तरह से क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है।